स्टूडेंट इस वीडियो में क्लास 12 भूगोल जियोग्राफी का अध्याय 2 लेकर आया हूं जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इंग्लिश में कहे तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। चैप्टर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस आपकी जियोग्राफी के पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर के बारे में पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ, पूरा अच्छे से समझाऊंगा। चैप्टर 2 इसके जो मुख्य टॉपिक हैं वो हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर के। तो सबसे पहला जो टॉपिक है विश्व की जनसंख्या एवं वितरण। तो विश्व की जनसंख्या और वितरण क्या है, ठीक है। दूसरा टॉपिक है जनसंख्या वितरण के प्रारूप। तीसरा जो टॉपिक है इसमें जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। और चौथा है जनसंख्या का घनत्व एवं वैश्विक वितरण। पांचवा है जनसंख्या वृद्धि एवं उसके घटक, जो जनसंख्या वृद्धि है इसके घटक भी होते हैं। 6 नंबर जो टॉपिक है प्रवास कारण एवं प्रभावित करने वाले कारक। 7वां टॉपिक है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। और 8वां टॉपिक है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। यहाँ पे देखिए नियंत्रण इस तरीके से होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय व माल्थस का सिद्धांत। तो ये माल्थस इस तरीके से हो जाएगा, कंप्यूटराइज गड़बड़ी हो गया है। और माल्थस के सिद्धांत के बारे में, यानी ये 8 टॉपिक है चैप्टर 2 में और इसको अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ। तो देखते हैं सबसे पहला जो टॉपिक है आपका विश्व की जनसंख्या, यानी जो चैप्टर है विश्व जनसंख्या उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जब जान लेंगे यानी सारी चीज़ों को तभी हम अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए जो विश्व की जनसंख्या यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन है ये क्या कहता है। देखिए विश्व की जनसंख्या पृथ्वी पर अत्यधिक असमान रूप से वितरित है। तो बिल्कुल सही बात है, यानी जो विश्व की जनसंख्या है ये पृथ्वी पर अत्यधिक असमान रूप से वितरित है। 21वीं सदी की शुरुआत में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी, ठीक है। यानी 21वीं जो सदी थी इसमें जो है 600 करोड़ से अधिक जो है दर्ज की गई थी। आज के दौर में देखा जाए तो 800 करोड़ है जनसंख्या। भूगोल में जनसंख्या का अध्ययन मानव संसाधनों एवं क्षेत्रीय विकास के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो भूगोल के संदर्भ में यहाँ पर कहें तो देखिए भूगोल के जनसंख्या के अध्ययन मानव संसाधनों एवं क्षेत्रीय विकास के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। और क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा भैया कि विश्व में भारत की जनसंख्या की रैंक क्या है। तो भैया नंबर 1 पर पूरी दुनिया में भारत जो है सबसे पहले स्थान पर आ चुका है जनसंख्या के मामलों में। दूसरे नंबर पर चाइना है, पहले चाइना हुआ करता था लेकिन भैया अब भारत हो चुका है। तीसरे नंबर पर आपका अमेरिका हो जाएगा, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया हो जाएगा। याद रखिएगा ये जनसंख्या के मामलों में, क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और भारत में वर्तमान में मैं बात करूँ तो 144 करोड़ जो है जनसंख्या निवास करती हैं। तो 144 करोड़ से अधिक होगी, घटेगी नहीं, ठीक है। इसमें जो रॉल्फ वाल्डो इमर्सन के अनुसार इन्होंने भी अपना कुछ वर्णन दिया है कि स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत व महान बनता है। सत्य व सम्मान के लिए जो डटे रहते हैं, वो कष्ट झेलते हैं, परिश्रम करते हैं, वही लोग राष्ट्र के स्तंभों की गहरी नींव डालते हैं और आकाश तक ऊंचे जो है उसे ऊंचा उठाते हैं। तो रॉल्फ वाल्डो इमरान के अनुसार ये जो है जनसंख्या के मामले में एक दृष्टि है, उनका एक विचार है। अब बात कर लेते हैं जो दूसरा टॉपिक है जनसंख्या वितरण क्या है, यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन के बाद में वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कुछ पॉइंट के थ्रू बताया गया, आप देख सकते हो। क्वालिटी नहीं है वीडियो की आपकी, तो क्वालिटी आप सेटिंग्स में जाकर इंप्रूव कर सकते हो। देखिए जनसंख्या वितरण यानी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन शब्द का तात्पर्य भूपृष्ठ पर लोगों के फैलाव या वितरण प्रारूप से है। जो भूपृष्ठ है इस पर लोगों का जो फैलाव है, यानी लोगों जैसे कि होता है ना कि मान लीजिए कि हम खेत में जाते हैं तो खेतों में जो बीजों का हम छिड़काव करते हैं तो उससे जो है पौधे उगते हैं, और पौधे उगते हैं उसके बाद में बीज यानी पौधे उगते हैं, पौधे उगने के बाद में फसल उगती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो लोगों का फैलाव है, लोगों का जो जन्म दर है, जनसंख्या है, उसी का वितरण प्रारूप से है। दूसरा विश्व की लगभग 90% जनसंख्या इसके मात्र 10% स्थल भाग पर निवास करती है। यानी कहने का अर्थ है कि जो विश्व की लगभग 90% जनसंख्या है इसके मात्र जो है 10% जनसंख्या भाग जो है निवास करती हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं तीसरा टॉपिक, शेष 10% जनसंख्या इसके 90% जो है विस्तृत भूभाग पर फैली हुई है। जो विस्तृत भूभाग है इस पर क्या हुई है, फैली हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो दूसरा पॉइंट है और तीसरा पॉइंट किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चौथा पॉइंट इसमें इसका जो मुख्य कारण है जल की सुलभता, समतल मैदान, अनुकूल जलवायु और उपजाऊ मिट्टी एवं खनिज संसाधन। तो ये जनसंख्या वितरण को जो है बेहतरीन बना देते हैं। तो दूसरा जो टॉपिक है हमने ये भी बता दिया है, ठीक है। इसमें दूसरे टॉपिक में थोड़ा और भी है, यानी हेडिंग्स के साथ में देख सकते हैं। देखिए विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रमुख जो है जनसंख्या वितरण के जो प्रमुख प्रारूप हैं वो क्या है। सबसे पहला है देशों के आधार पर वितरण।
विश्व के 10 सबसे यानी 10 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों की विश्व की लगभग 60% है, यानी जो विश्व के सबसे अधिक देश वाले हैं, यानी 10 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में विश्व की लगभग 7%, यानी यहाँ पर देखिए 60% जनसंख्या निवास करती हैं। इन 10 देशों में 6 देश केवल एशिया महाद्वीप से हैं, यानी भैया जो 10 देश हैं और 10 देश में से जो 6 देश हैं वो एशिया महाद्वीप से हैं। अब एशिया महाद्वीप से कौन कौन से हैं देखिए सबसे पहले पर है चीन जो है एशिया में है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा देखिए, यहाँ पे देखिए 2011 की डाटा है, आप याद रखिएगा ये देश है, ये महाद्वीप है और जनसंख्या करोड़ में जो है 2011 की डेटा के हिसाब से है, ठीक है, जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके हिसाब से है। तो जो चीन की जनसंख्या थी वो 134 करोड़ से अधिक जनसंख्या थी। भारत की 121 करोड़ से अधिक जनसंख्या थी और संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि उत्तरी अमेरिका में आता है, इसकी जो जनसंख्या थी कितनी थी, ये 31 करोड़ और 1 लाख से अधिक जनसंख्याएं थी। उसके बाद में देखिए चौथे नंबर पर है इंडोनेशिया भी एशिया में ही आता है, 24 करोड़ जनसंख्या है इसकी। उसके बाद में ब्राज़ील, अब ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका में आता है, इसकी 20 करोड़ जनसंख्या है। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, ये एशिया में आता है जो कि 19 करोड़ जनसंख्या है। और नाइजीरिया कहाँ का है भैया, अफ्रीका का है, तो इसमें 16 करोड़ जनसंख्या, 16 करोड़ 55 लाख जनसंख्या से अधिक हैं। बांग्लादेश जो 8वें नंबर पर आता है, ये भी एशिया में आता है, तो इसमें भी 15 करोड़ से जनसंख्या है, यानी बांग्लादेश में भी 15 करोड़ जनसंख्या है। 9 नंबर पर है रूस, यानी यूरेशिया में आता है, ये 14 करोड़ इसकी जनसंख्या है। और जापान आता है 10 नंबर पर एशिया में, जो कि 12 करोड़ है इसकी जनसंख्या। तो 1 2 3 और 4 और 2 6, तो जैसा कि मैंने बताया 6 देश एशिया आपके जो है एशिया महाद्वीप के हैं, ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट के हैं। तो जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार मैंने बता दिया कि कैसे क्या होता है, सारी चीज़ें अच्छे से बता दी हैं। इसमें देखिए विशेष अध्ययन यानी यूएन रिपोर्ट, जो यूनाइटेड नेशनल का रिपोर्ट है, ये 2024 के हिसाब से देखिए संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्तमान में भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। जैसा कि मैंने बताया पहले नंबर पर जो है भारत है, ठीक है, लगभग 145 करोड़, मैंने 144 करोड़ बताया था, ठीक है, और ये 145 करोड़ है। तो द्वितीय स्थान पर चीन है 141 करोड़ और तृतीय स्थान पर अमेरिका जो कि 34 करोड़ की जनसंख्या के साथ में विद्यमान है। तो आप देख सकते हो कि जो है 34 करोड़, तो 34 का यानी 3 बार ये समा सकता है जो है अमेरिका चाइना के बराबर। तो एक यानी कितना गैप है आप देख सकते हो, 34 करोड़ में और 141 करोड़ में कितना ज़्यादा गैप है। अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पॉइंट पर, अक्षांशों के आधार पर वितरण। तो जो अक्षांश हैं इसके आधार पर भी वितरण होते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट है, विश्व की जनसंख्या का 90% भाग उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। तो जो 90% भाग ये उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, मात्र 10% भाग दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। विश्व की लगभग 80% आबादी 20% उत्तरी अक्षांश से 80 उत्तरी यानी 80% या 80 अक्षांश, सॉरी यहाँ पे देखिए 80% आबादी 20 जो है अक्षांश पर यानी 20 यानी उस पे अक्षांश पर उत्तरी अक्षांश पे 80 उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करती है, ठीक है। तीसरा है वास्य तथा आवासीय क्षेत्रों के आधार पर वितरण। तो वासी क्षेत्र देखिए पृथ्वी का वह अनुकूल भाग जहां जनसंख्या स्थायी रूप से बसती है। महाद्वीपों का लगभग 55 से 60% भाग इसके अंतर्गत आता है। तो जो महाद्वीप के भाग हैं इसमें कितने 60 से 70%, सॉरी 55 से जो है 60% इसके भाग में आता है। इसमें थोड़ा और भी है, ठीक है, जो दूसरा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया था आपको, इसमें थोड़ा और देखिए आवासीय क्षेत्र यानी नॉन हैबिटेट एरिया। अत्यधिक विषम प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण जनशून्य या विरल क्षेत्र, इसके जो है 4 प्रमुख प्रकार हैं। तो आवासीय क्षेत्र में अत्यधिक विषम प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण जनशून्य या विरल क्षेत्र, इसके जो 4 प्रमुख प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहला प्रकार है ध्रुवीय क्षेत्र। इसमें क्या आता है, अति शीत प्रदेश जिसमें अंटार्कटिका, फिर आर्कटिक, फिर टुंड्रा, ये टुंड्रा प्रदेश आते हैं इसमें ध्रुवीय क्षेत्र में। दूसरा है मरुस्थलीय क्षेत्र। अब मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन से आते हैं, देखिए अति उष्ण व शुष्क मरुस्थल, सहारा, थार, फिर आटाकामा, तो इसमें आते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र में, जो कि सहारा जो डेजर्ट है, फिर थार डेजर्ट है, फिर आटाकामा। अब बात कर लेते हैं उच्च पर्वतीय क्षेत्र। तो उच्च पर्वतीय क्षेत्र में आपका आ जाएगा अत्यधिक ऊंचाई व ढाल, हिमालय, एंडीज पर्वत, फिर रॉकी भी पर्वत है। फिर चौथा है विषुवत रेखीय नम वन, अत्यधिक वर्षा व दलदली क्षेत्र जिसमें अमेजन, कांगो और वैशिन ये सारे क्षेत्र आएंगे।
तो ऐसे प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रश्न इससे बहुत भर भर के पूछे जाते हैं आपके भूगोल के पेपर में। अब बात कर लेते हैं जो तीसरा टॉपिक, और तीसरा जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा ये भी इम्पॉर्टेंट, यानी इसमें जितने भी मैंने टॉपिक बता रहा हूँ आप सभी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं क्योंकि इससे काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए हैं। 2026 का जो पेपर हुआ था उसमें आप देखोगे कि इससे काफ़ी प्रश्न पूछे गए, लगभग ये 2 से 3 क्वेश्चन तो जरूर पूछे गए, चाहे बहुविकल्पीय का हो या दीर्घ या अति लघु उत्तरीय का हो। देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है भौगोलिक कारक, ठीक है, जियोग्राफिकल फैक्टर्स। इसमें सबसे पहला है जल की उपलब्धता। पीने, कृषि व उद्योगों हेतु जल की सुलभता के कारण नदियाँ एवं नदी घाटियाँ सदैव जो है संघन बसी में होती हैं। भू आकृति। अब भू आकृति इसमें क्या है, समतल मैदान और जो समतल मैदान और मंद ढाल वाली क्षेत्र कृषि, परिवहन एवं उद्योग हेतु सर्वोत्तम होते हैं। उसमें देखिए गंगा का मैदान, पर्वतीय क्षेत्र विरल आबादी वाले होते हैं। तीसरा पॉइंट है जलवायु। समशीतोष्ण एवं भूमध्य सागरीय जलवायु मानव निवास हेतु आदर्श होती हैं, जबकि अत्यधिक गर्म ठंडे प्रदेश विरल बसे होते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं मृदा। उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले क्षेत्रों में गहन कृषि संभव होती है। क्या होती है, जो गहन कृषि होती है संभव होती है। उदाहरण दक्षिण एवं पूर्वी एशिया के मैदान, तो उसमें जो है जो उदाहरण के तौर पर है कि दक्षिण एवं पूर्वी एशिया के मैदान हैं, ये मृदा होते हैं। उसके बाद में वनस्पति। अत्यधिक सघन व जो है दुर्गम वन आवागमन व आदिवास में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ये 5 पॉइंट हैं भौगोलिक कारक के, जिसकी जनसंख्या वितरण के जो है मुख्य तौर पर देखा जाए तो 3 ही कारक होते हैं। वो भौगोलिक कारक है, आर्थिक कारक है और सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है। अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर टॉपिक के बारे में, यानी दूसरे नंबर हेडिंग्स के बारे में। टॉपिक तो मैं बताया हूँ जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो दूसरा क्या है, आर्थिक कारक यानी इकोनॉमिक फैक्टर्स इसमें है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ये आपका खासकर जो है लघु उत्तरीय और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इसमें ज़रूर पूछा जाता है, तो इसको ज़रूर आप पढ़ लीजिए और ध्यानपूर्वक आप पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें जो भी मैं सारी चीज़ें बताऊंगा प्रश्न इसमें भर भर के पूछे जाते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको इस वीडियो में लगभग 4 से 5 बार बता चुका हूँ। तो आर्थिक जो कारक में देखिए खनिज है सबसे पहले पर। खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र रोजगार प्रदान करते हैं। उदाहरण के तौर पर है अफ्रीका की कांटका तांबा पट्टी, ठीक है, जो अफ्रीका की जो कांटका तांबा पट्टी ये इसमें जो है बताती हैं। उसके बाद में देखिए इसमें और है पॉइंट, दूसरा पॉइंट है नगरीकरण। अब नगरीकरण क्या है, देखिए नगरों में बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व आधुनिक सुविधाएं लोगों को आकर्षित करती हैं। यानी जो नगर यानी शहर होता है इसमें जो है गांव के लोग भी जाते हैं, क्या कि क्यों लिए जाते हैं, मतलब किस लिए जाते हैं स्टूडेंट, बेहतर रोजगार के लिए, ताकि उनकी लाइफ उनकी फैमिली की लाइफ जो है सेटल हो सके। ठीक है, तो काफ़ी लोग कमाने भी जाते हैं, काफ़ी लोग अपनी फैमिली के साथ भी जाते हैं, साथ में रहते हैं, वहीं खाते हैं पीते हैं, सब सारी चीज़ें करते हैं। तीसरा पॉइंट है औद्योगिकीकरण। कारखानों एवं जो है संबंध सेवाओं में रोजगार के अवसर प्रदान करता है। तो जो कारखाने एवं संबंध सेवाएं हैं इसमें रोजगार के अवसर क्या होते हैं, प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर है जापान का कोबो ओसाका प्रदेश। जो जापान का कोबो ओसाका प्रदेश है ये औद्योगिकीकरण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। चौथा पॉइंट है परिवहन। अब परिवहन क्या है, इसमें परिवहन जो है जनसंख्या को कैसे प्रभावित करती हैं देखते हैं। देखिए सुगम एवं सस्ते परिवहन साधन जनसंख्या के जो है साकेंद्रण को बढ़ावा देते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर जो है हेडिंग्स के बारे में। तीसरा नंबर हेडिंग है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक क्या होता है, देखिए पहला पॉइंट इसमें धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व का केंद्र। उदाहरण है जैसे वाराणसी हो गया, मक्का हो गया, फिर जेरूशलम अधिक जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। तो ये उदाहरण के तौर पर है, यानी जहाँ पर धार्मिक स्थल पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। जैसे अब हमारी अयोध्या की मैं बात करूँ तो हमारी जो अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी है, जो राम जी हैं वहाँ पर विद्यमान है। ठीक है, राम मंदिर भी बन गया, तो काफ़ी लोग जो है आते हैं दर्शन करने। पहले जो है 5 लाख लोग जो है आते थे। ठीक है, 5 लाख लोग जो है यानी एक प्रकार से 5 लाख लोग जो क्या करते आते थे, मैं दर्शन करने आते थे। लेकिन जब से भैया चंदा चोरी का मामला आया है तब से बहुत कम हो गई है। मैं अभी बीच में गया भी था तो बहुत कम हो गया है जनसंख्या, यानी दर्शन करने के लिए तो बहुत कम हो गया है। नहीं तो भैया हर एक प्रदेश में, जैसे वाराणसी में तो अधिक होती है। दूसरा टॉपिक है राजनीतिक अस्थिरता या अशांति। तो राजनीतिक अस्थिरता या अशांति के कारण लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करते हैं।
तो लोग क्या करते हैं, जो सुरक्षित स्थान है, सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करते हैं। तो ये मैंने तीसरा टॉपिक आपको बता दिया, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। अब बात कर लेते हैं चौथे नंबर जो है टॉपिक के बारे में। चौथा टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम है जनसंख्या का घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो जनसंख्या का घनत्व के बारे में बात कर लेते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसतन जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि जनसंख्या घनत्व क्या है। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसतन संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। ये देखिए, जनसंख्या का घनत्व इक्वल टू जो है कुल जनसंख्या, ठीक है, कुल क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस तरीके से जनसंख्या का घनत्व कुल जनसंख्या और क्षेत्रफल है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। जनसंख्या घनत्व का वैश्विक जो वितरण है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, पॉइंट के हिसाब से दिया हुआ है। सबसे पहला है उच्च घनत्व वाले क्षेत्र। अब उच्च घनत्व वाले क्षेत्र कैसे हैं, जैसे 200 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर सघन आबादी क्षेत्र, उदाहरण के तौर पर है उत्तर पूर्वी यूएसए, उत्तर पश्चिमी यूरोप और दक्षिण व पूर्वी एशिया। दूसरा है मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र, 11 से 50 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, पश्चिमी चीन, दक्षिणी भारत और जो है थाईलैंड, नॉर्वे, स्वीडन आदि इसमें मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र में आते हैं, जहाँ पर 11 से 50 व्यक्ति जो है वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरा विरल जो है घनत्व वाले क्षेत्र, जिसमें एक व्यक्ति 1 किलोमीटर ध्रुवीय प्रदेश, गर्म व ठंडे मरुस्थल, उच्च पर्वत पर रहते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जनसंख्या का घनत्व होता क्या है और जनसंख्या का घनत्व और वैश्विक वितरण में किस तरीके से निवास करती हैं जनसंख्याएं, वो इस तीनों पॉइंट में दर्शाए गए हैं और बताए भी गए हैं अच्छे से, ठीक है। तो जनसंख्या के घनत्व के बारे में अच्छे से मैंने आपको बता दिया है। पांचवा टॉपिक देखिए प्यारे बच्चों, पांचवा जो टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि एवं उसके घटक। जनसंख्या वृद्धि और इसके घटक के बारे में बात करें तो ये भी पॉइंट के थ्रू बताया गया है और पॉइंट के थ्रू ही समझने में ज़्यादा जो है हमें बेहतर समझ में आता है। देखिए, किसी निश्चित समय अवधि के दौरान किसी निश्चित क्षेत्र के निवासियों की संख्या में होने वाली परिवर्तन, यानी जो किसी निश्चित समय अवधि के दौरान किसी निश्चित क्षेत्र में जो निवासियों की संख्या में होने वाली परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि कैसे कहते हैं ये देख सकते हो। अब धनात्मक वृद्धि बात कर लेते हैं, यानी पॉजिटिव ग्रोथ क्या होता है, जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, यानी जो जन्म दर है ये मृत्यु दर से अधिक हो तो ये धनात्मक वृद्धि होती है। ऋणात्मक या वृद्धि यानी नेगेटिव ग्रोथ, तो इसमें देखिए जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए और उत्प्रवास अधिक हो, तो जब जन्म दर है मृत्यु दर से कम हो जाए और उत्प्रवास अधिक हो तो ये ऋणात्मक यानी नेगेटिव ग्रोथ होता है। अब बात कर लेते हैं जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख सूत्र के बारे में। तो जो जनसंख्या वृद्धि है इसके प्रमुख सूत्र के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जनसंख्या वृद्धि दर जिसको वर्तमान जनसंख्या और पूर्व जनसंख्या गुणे 100 कर देते हैं, तो इसका एक सूत्र होता है जनसंख्या वृद्धि दर का, ठीक है। उसके बारे में मैं अलग से वीडियो आप सभी के लिए जल्द ही लेकर आऊँगा, जिसमें मैं सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा कि जनसंख्या वृद्धि के बारे में होता क्या है पॉइंट, ठीक है। इसमें प्राकृतिक वृद्धि में जो है वृद्धि में जन्म और मृत्यु आ जाएगा, फिर वास्तविक जो है वृद्धि में जन्म, मृत्यु प्लस आप्रवास और उत्प्रवास शामिल होगा। तो ये जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख सूत्र हैं जो आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं जनसंख्या वृद्धि के मुख्य घटक के बारे में। जो मुख्य घटक हैं, जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य घटक हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य घटक कौन सा है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अशोधित जन्म दर के बारे में, ठीक है। क्रूड बर्थ रेट CBR भी इसका फुल फॉर्म होता है। CBR यानी किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्मे बच्चे उस वर्ष के मध्य अनुमानित जनसंख्या गुणा 1000 होता है। और अशोधित मृत्यु दर वाले यानी क्रूड डेथ रेट CDR यानी किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या उस वर्ष के मध्य की अनुमानित जनसंख्या गुणे 1000 कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया आपको। 6 नंबर जो टॉपिक है वो है प्रवास, माइग्रेशन जिसको हम कहते हैं। इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं कि लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवास कहलाता है। मान लीजिए कि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ,
अभी मैं चला जाऊं दिल्ली या पंजाब चला जाऊं या अभी मैं बेंगलुरु जाकर बस जाऊं या मुंबई जाकर बस जाऊं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। जहां से गमन करते हैं उसे उद्गम स्थल कहता है, प्लेस ऑफ ऑरिजिन कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश है, ठीक है, तो जहाँ से हम गमन करते हैं, जहाँ से हम जाते हैं उसको उद्गम स्थान कहते हैं, प्लेस ऑफ ऑरिजिन कहते हैं, ठीक है, ऑरिजिन कहते हैं। जहाँ पहुँचते हैं उसे हम गंतव्य स्थल कहते हैं, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन कहते हैं, ठीक है। प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन को कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं मुंबई में जाकर बस जाता हूँ तो उसको हम गंतव्य स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? गंतव्य स्थान। अब बात कर लेते हैं प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहला प्रतिकर्ष कारक और दूसरा है अपकर्ष कारक। तो प्रतिकर्ष कारक क्या, यानी पुश फैक्टर्स, वे प्रतिकूल कारक जो मूल स्थान छोड़ने पर मजबूर करते हैं। उदाहरण पर है बेरोजगारी, प्रतिकूल जलवायु, राजनीतिक उपद्रव और आपदाएं, ये प्रतिकर्ष कारक होते हैं। और अपकर्ष कारक ये होता है पुल फैक्टर्स, वे अनुकूल कारक जो गंतव्य स्थान की ओर क्या होता है, गंतव्य स्थान की ओर आकर्षित करते हैं। उदाहरण है रोजगार के अवसर, शांति व स्थायित्व और अनुकूल जलवायु, ये अपकर्ष कारक होते हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया है। अब बात कर लेते हैं 7वां नंबर टॉपिक के बारे में। 7वां जो टॉपिक है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, ठीक है। डेमोग्राफी जो है ट्रांजेक्शन ही होता है ना, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। 7वां जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रतिपादक WS थॉम्पसन है। प्रतिपादक WS थॉम्पसन 1929 एवं संशोधित करता फ्रैंक W नोटेस्टीन 1945। ये सिद्धांत दर्शाता है कि समाज खेतिहर व अशिक्षित अवस्था से विकसित होकर नगरीय, औद्योगिक व साक्षर बनता है। तो वो उसे देखिए वो उच्च जन्म मृत्यु दर से निम्न जन्म मृत्यु दर की ओर अग्रसर होता है और इसे जनांकीय चक्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जनांकीय चक्र कहते हैं। जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है प्रथम अवस्था, और इस तरीके से प्रश्न भी पूछा जाता है कि जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं बताइए। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा मैं मॉडल पेपर भी सॉल्व कराता हूँ और उसमें इसी तरीके से मैं प्रश्न भी लेकर आता हूँ। हालांकि प्रश्न का उत्तर भी मैं बताता ही रहता हूँ। तो जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं देख लेते हैं। जो प्रथम अवस्था है क्या है? उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर, धीमी जनसंख्या वृद्धि। उदाहरण है 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश, वर्तमान में अंगोला, क्या है? अंगोला। द्वितीय अवस्था देख लेते हैं। देखिए प्रारंभ में उच्च जन्म दर परंतु स्वास्थ्य सुधारों से मृत्यु दर में तेजी से जो है कमी। देखिए मृत्यु दर से तेजी से कमी, तीव्र जनसंख्या वृद्धि। उदाहरण है विकासशील देश पेरू और श्रीलंका में आती हैं। तृतीय अवस्था जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों अत्यधिक घट जाती है, जनसंख्या स्थिर या मंद गति से बढ़ती है। उदाहरण है विकसित देश जैसे जापान, USA और कनाडा, ये तृतीय अवस्था में आती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि तृतीय अवस्था क्या है और प्रथम अवस्था क्या है, जिसमें कौन कौन से देश आते हैं। अब बात कर लेते हैं 8वां नंबर जो टॉपिक है, जो 8 नंबर टॉपिक है, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय एवं माल्थस का सिद्धांत। तो वो क्या है? सबसे पहले इसमें 3 सिद्धांत दिए गए हैं। सबसे पहला है परिवार नियोजक, बच्चों के जन्म से जो जन्म में अंतराल व स्वेच्छा से सीमित परिवार का निर्माण। दूसरा है शिक्षा व जागरूकता। शिक्षा व जागरूकता में क्या है? स्त्री शिक्षा तथा जन जागरूकता अभियानों का विस्तार। और तीसरा है विवाह की आयु में वृद्धि, बाल विवाह पर रोक एवं विवाह की कानूनी आयु बढ़ाना। तो ये है जनसंख्या नियंत्रण पर माल्थस के सिद्धांत या विचार कह सकते हो। थॉम्पसन माल्थस का सिद्धांत देख लेते हैं। तो माल्थस, इसका नाम इस तरीके से होगा। तो माल्थस का सिद्धांत जो है 1798 में इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, तो उसको हम इस वीडियो में देख लेते हैं। देखिए ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं ये थॉमस माल्थस ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, देखिए प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 में बताया कि जनसंख्या खाद्य आपूर्ति की तुलना में अत्यधिक तीव्र गति या ज्यामितीय से बढ़ती है। इसके परिणाम स्वरूप अकाल, बीमारी व युद्ध जैसे प्राकृतिक अवरोधों द्वारा जनसंख्या में स्वतः गिरावट आती है। जो जनसंख्या इसमें स्वतः क्या आती है? गिरावट आती है। तो इनका जो पुस्तक का पूरा नाम है, क्योंकि ये बहुविकल्पीय में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन ये पुस्तक है, ठीक है। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, इनका इस तरीके से नाम होगा, एन एसे, ठीक है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक का नाम है। थॉमस रॉबर्ट माल्थस इसके जनक हो जाएंगे। 1798 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी। तो ये स्टूडेंट, ये मैंने पूरा आपको जो है चैप्टर के बारे में अच्छे से बता दिया।